नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 29 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। तो बेसिकली कक्षा 5 में एक चैप्टर दिया गया है किसके जंगल, उसमें एक तोरांग की स्थापना की गई थी सूर्यमणि के द्वारा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये स्थापना क्यों की गई थी और किस लिए की गई थी। पहला विकल्प देखिए जमीन और जीविका की समस्याएं, तो ये इससे जुड़ा हुआ था, आपका सही होगा। दूसरा देखिए भूख की समस्याएं, ये उसमें चर्चा नहीं किया गया है। तीसरा देखिए वनों की समस्या, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं, तो ये भी आपका उत्तर होगा क्योंकि जो उनके द्वारा एक तोरांग की स्थापना की गई थी वह इन्हीं सभी समस्याओं को देखता था। तो ऑप्शन ए और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए केवल ए दिया गया है, गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए बी और सी के बारे में बात की गई है, तो ये गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए केवल डी कहा जा रहा है, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। सहयोग की भावना आप वहीं पर सीख सकते हैं जहां पर ग्रुप में काम किया जा रहा हो या फिर लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा हो। देखिए परिवार की अगर बात करें तो पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है और परिवार से ही धीरे धीरे वो इंटरेक्शन सीखता है, समाज में भी वो इंटरेक्शन करता है। और इसके अलावा अगर खेल की बात करें तो देखिए बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब कि एक पूरी टीम, एक वहाँ पर इंडिविजुअल कोई नहीं है बल्कि पूरी टीम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है परिवार, समाज और खेल के माध्यम से। देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है प्रतियोगिताएं आयोजित करना, इससे सहयोग की भावना का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे कि कंपटीशन में एक बच्चा दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका सहयोग कहाँ कर रहा है, वो तो उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है एनी हाउ। तो ये यहाँ पर सहयोग की भावना विकसित नहीं की जा सकती है प्रतियोगिता के माध्यम से, ठीक है। तो एक ही विकल्प है जो कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को इंक्लूड किए हुए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए परिवार, समाज और खेल के माध्यम से बच्चों में सहयोग की भावना को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट वो कीट नहीं होगा जो कि ग्रुप में नहीं रह रहा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी माना जाता है जो कि समुदाय में ही रह करके, क्योंकि समुदाय के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करके ही समाज को आगे विकसित कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कीट जो कि ग्रुप में नहीं रह रहा होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चींटियों को देखिए ये आपके ग्रुप में रहते हैं तो आपका उत्तर नहीं होगा। दीमक भी देखिए कई सारे दीमक मिलकर के घर बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी में जो दीमक लगते हैं तो वो भी ग्रुप में रहते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए मधुमक्खी, ये भी ग्रुप में रहती है, मधुमक्खी का छत्ता बनाती है जो कि शहद जिससे आप निकालते हैं, तो ये भी ग्रुप में रहते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की भृंग, तो ये ग्रुप में नहीं रहता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप भृंग कीट का इमेज देख पा रहे हैं जो कि अंग्रेजी में बीटल बोला जाता है। ये पत्तियों को बेसिकली खाते हैं और ये ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये चूंकि ग्रुप में नहीं रहते हैं इसलिए ये असामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भृंग इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया है वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य में है के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। वलसाड़ शहर की बात की गई थी जो कि गुजरात राज्य में है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए गुजरात है, तो मान लीजिए यहाँ पर वलसाड़ कोई शहर है, ठीक है। और बात की गई थी हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ इस बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का हमें डायरेक्शन बताना है। तो ये देखिए ये ऊपर है यानी कि क्या हो जाएगा उत्तर दिशा। और उसके बाद से ऊपर जाने के बाद से आपको कैसे जाना पड़ रहा है, इस प्रकार से जाना पड़ रहा है, यानी कि किधर हो गया पश्चिम दिशा। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में वलसाड़ शहर स्थित है हैदराबाद के सापेक्ष, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 देखिए उत्तर पश्चिम इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। तो अबू धाबी में दिरहम प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है
बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं यानी कि कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? तो चिराव जो नृत्य है वो मिजोरम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। स्क्रीन पर आप चिराव डांस का इमेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आमने सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये बांस की डंडियों को पकड़े हुए इधर भी बैठे हुए हैं और इसके जस्ट पीछे यानी यहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठे होंगे। ये बांस को ऊपर नीचे ऐसे जमीन पर पटकते रहते हैं और जो महिलाएं हैं वो सांस्कृतिक पोशाक पहन करके इसके अंदर बाहर कूदती रहती है, जिसे डांस बोला जाता है चिराव। ये मिजोरम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है उसको पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? स्क्रीन पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए एक चैम्बर बनाया जाता है जमीन पर, ठीक है। और छत पर जो पानी इकट्ठा होता है बारिश की वजह से उसको पाइप के माध्यम से इसी चैम्बर में ला करके डाल दिया जाता है। उसके बाद से जो बारिश का पानी था जो छत पर इकट्ठा हो रहा था उसको चूंकि आपने पाइप के माध्यम से इस चैम्बर में डाल दिया और इस चैम्बर में नीचे गहराई तक खोदा गया रहता है, जिससे जो बारिश का पानी जो छत पर इकट्ठा था वो पाइप के माध्यम से इस चैम्बर में आया और इस चैम्बर के माध्यम से वो जमीन में चला गया यानी भूमिगत हो गया, जिससे पानी की बचत होती है। ऐसे इलाकों में इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया जाता है जहां पर बारिश बहुत कम होती है या फिर भूमिगत जल की उपलब्धता बहुत कम है। तो दिए गए विकल्प में राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 देखिए, राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर के बहती है? स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ से होते हुए फिर ये आसाम में प्रवेश कर जाती है। देखिए ये आसाम राज्य है। तो यहाँ पर 2 राज्यों से होकर के गुजर रही है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश और आसाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो परिवार हमेशा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है, क्योंकि जब बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो सबसे पहले वो माता पिता से इंटरेक्शन करते हैं, मतलब उन्हीं के संपर्क में आते हैं। तो ये वहीं से वो समाजीकरण को धीरे धीरे सीखते हैं कि समाज में रहकर किस प्रकार से इंटरेक्शन करना है, वो सभी चीज़ें। तो पहली बार चूंकि वो परिवार के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से इसे प्राथमिक बोला जाता है। और चूंकि वो समाज में रहने के लिए समाजीकरण के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इस वजह से प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा निर्णायक भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों का अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की गतिविधि को विस्थापन कहते हैं, यानी एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज के लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि देखिए किस दिन वो पैक हुआ है खाद्य पदार्थ, इसकी तिथि क्यों दी जाती है आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी यानी सेल्फ आयु होती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक जो खाद्य पदार्थ होता है वो एक समय के बाद खराब हो जाता है। तो जिस दिन पैक हुआ होगा और जितना इसका आयु होगा उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन बाद इसे नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिजर्वेटिव की बात की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पैक करने से पहले उसमें कुछ ऐसे रसायन मिला जाते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो और कुछ समय तक के लिए वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। तो ये भी बिल्कुल सही था। तीसरा देखिए, कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए चारों विकल्प यहाँ पर सही थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है।
पहला दिया गया है कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि कूलर के पानी को आप नहीं बदलेंगे तो पानी ठहरा रहेगा, जिसकी वजह से मच्छर और ज़्यादा जन्म लेंगे। ठीक है, तो ये तो रोकती है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो निगेटिव होगा, जो नहीं रोकेगा प्रजनन को, वहीं आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। मच्छरों के लार्वा को जब मछलियां खा जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो मच्छर जन्म लेने वाले थे वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, मछलियां उनको खा चुकी हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस वाला उत्तर होगा। चौथा देखिए, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करें। इससे होता क्या है कि जो तेल का छिड़काव जब पानी पर करते हैं तो चूंकि नालियों में या फिर जहाँ पर भी पानी रुके हुए हैं वहाँ पर ऊपरी सतह पर जो मच्छरों के लार्वा होते हैं, जिससे मच्छर पैदा होते हैं, वो तैरते रहते हैं। लेकिन तेल का छिड़काव करने के बाद से उस सतह का, उस पानी के सतह का जो पृष्ठ तनाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लार्वा पहले तैर रहे थे अब वो पानी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो प्रजनन था वो एक तरीके से रुक जाता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि नालियों में तेल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव था, ये इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, देखिए मच्छरदानी का प्रयोग। मच्छरदानी का प्रयोग करने से आप मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकते, बस मच्छर से अपने आप को बचा सकते हैं, उनका प्रजनन नहीं रुकेगा। तो चूंकि यहीं आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी विधि है जिससे मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोका जा सकता, तो यहीं आपका उत्तर हो जाएगा, मच्छरदानी के प्रयोग से उनका प्रजनन नहीं रुकेगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि पहला दिया गया केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन इसके पॉजिटिव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। A, B, C तीनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भोजन की विविधता के बारे में बच्चों को बताना, यानी भोजन कितने प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या लोगों का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होने की वजह से उनका खान पान कैसा होता है, भोजन की कितनी वैरायटी होती है, इन सब पहलुओं से लोगों को यानी बच्चों को अवगत कराना। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 4 की 5वें अध्याय अनीता और मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? मतलब कि कक्षा 4 में एक चैप्टर है अनीता और मधुमक्खियाँ, EVS में, उसमें ये बताया गया कि अनीता किस प्रकार से मधुमक्खी पालन वो शुरू करती है और धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाती है, उससे उसकी रोजी रोटी चलने लगती है, मतलब कि एक आजीविका का साधन हो जाता है मधुमक्खी पालन। तो ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के चैप्टर को देने का क्या उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से एक समाज में रूढ़िवादी चीज़ बनी हुई है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर का काम करेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, यानी कि आजीविका का साधन जुटाने का काम पुरुष को होगा। तो ये जो सामाजिक रूढ़िवादिता है इसको तोड़ने के लिए और महिला और पुरुष को समानता दिखाने के लिए समाज में ये मैसेज है कि महिला और पुरुष दोनों समान है, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों आजीविका का साधन जुटा सकते हैं। तो इसलिए समानता व्याप्त हो समाज में, इस वजह से इस प्रकार के चैप्टर को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि बालिकाओं की और महिलाओं की जो शक्ति है वो किस प्रकार से वो भी पूरी तरीके से सक्षम है समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए, और किस प्रकार से महिलाएं अब सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं अपने आप में, ये सब कुछ दिखाना इस चैप्टर का प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो इससे महत्वपूर्ण शिक्षा ये मिलती है जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता को छुआछूत कहते हैं और जाति भेदभाव का किस प्रकार से अभी भी समाज में अस्तित्व है, तो इसी को एक चैप्टर के तौर पर कक्षा 4 में बताया गया है, जिसमें यही सब बातें की गई हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन EVS में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है?
सहपाठी आकलन का मतलब ये हुआ कि जो आपके समकक्षी हैं, आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो आपका मूल्यांकन करेंगे। तो इसके संदर्भ में देखिए ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो, यानी कि आपका मूल्यांकन आपका सहपाठी कर रहा है, तो यही सहपाठी आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो ये इस बात पर केंद्रित है कि घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर। जैसे कि लिंग संबंधी भेदभाव कहने का मतलब कि महिलाएं हैं तो वो घर में चौकी का काम करेंगी, चौकी चूल्हा का काम करेंगी, यानी खाना बनाने का काम उनका है। और किस प्रकार से पुरुष को एक सामाजिक रूढ़िवादिता बनी हुई है कि केवल आजीविका साधन जुटाने का काम पुरुष का होगा और महिलाएं घर का काम करेंगी। तो ये घरेलू जो कामकाज है उसमें लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को अच्छी तरीके से दर्शाता है। अनुभव तभी होगा जब आप चीज़ों को प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे होंगे या फिर महसूस किए होंगे, यानी कि विशिष्ट समूह कहीं ना कहीं यहाँ पर मौखिक इतिहास की बात की जा रही है। तो आप उन लोगों से कहानी सुनेंगे जो कि प्रत्यक्ष किसी का प्रमाण देखे होंगे या फिर उनके समय में वो घटनाएं घटी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्रित करने के लिए कहते हैं। तो ये विशिष्ट समूह हो गया, दादा दादी नाना नानी विशिष्ट समूह हो गए। और उनका अनुभव यानी कि जब वो रहे होंगे तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम का उनका जो अनुभव आप सुनेंगे वो एक तरीके से मौखिक इतिहास का सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पर उपयोग को दर्शाता है, क्योंकि खुद वो अनुभव किए हैं। और इस वजह से चूंकि प्रश्न में आपसे अनुभवों का समन्वय करना ही बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था स्थान विशेष को समझाने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? पहला बोला गया है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अगर आप जमीन से देखेंगे तो आपको तो केवल आकाश दिखेगा, किसी का मैप कहाँ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको किसी चीज़ का मैप बनाने के लिए आप उसको ऊपर से देखते हैं, ना कि ज़मीन से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप गूगल मैप भी सर्च करते होंगे तो वो सैटेलाइट से वो इमेजेस दिखाता है, यानी ऊपर से दिखा रहा है, ना कि आप ज़मीन से देखते हैं। तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये मानचित्र का एक प्रमुख अंग होता है चिन्ह। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि आप सभी के लिए सिंबल्स यूज करते हैं और इसी सिंबल्स के माध्यम से मैप पर दिखाते हैं कि कहाँ पर रोड है, कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर सड़क है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। तीसरा देखिए हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। अगर इंडिया का मैप बनाना होता तो क्या A4 साइज पर इंडिया का मैप आ पाता अगर वास्तविक नाप होता? नहीं होता। आप एक पैमाना मान लेते हैं कि चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर दिखाया जाएगा, उसी पैमाने के अनुसार आप अनुपात में चीज़ों को दिखाते हैं, ना कि वास्तविक माप दिखाते हैं। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर होता है। तो एक बार देख लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन देते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। तो यही बोल रहा है कि ऊपर जो है वो हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में देखिए बी और डी केवल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए बी एंड डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? देखिए आज विश्व की बात करें या फिर भारत की बात करें, लगातार भूमिगत जो जल है वो कम होता जा रहा है और किस राज्य के किस जिले में जल की कमी होती जा रही है, आपको लगातार ये न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर मिलती रहती है। तो वर्तमान में किस जगह पर जल की कमी होती जा रही है या फिर कहाँ पर संभावनाएं हैं खत्म होने की, इन सब का करंट जो अपडेट है वो आपको केवल और केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से ही मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र की रिपोर्ट्स इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक दिया गया था, इंसाइक्लोपीडिया दिया गया था, वो सभी अपडेटेड नहीं रहते हैं। अपडेटेड कहने का मतलब कि मान लीजिए इस शैक्षिक सत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सत्र शुरू होने के पहले का ही आपको प्रिंट करके पुस्तक मिला होगा। मान लीजिए आज कल का कोई न्यूज है जल के भाव के बारे में, तो क्या वो आपके पुस्तक में होगा? नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो वो अगले साल की पुस्तक के एडिशन में इंक्लूड किया जाए। तो आपको करंट से अगर अपडेट रहना है तो आपको समाचार पत्रों पर ही निर्भर होना होगा, क्योंकि वो प्रत्येक दिन का अलग अलग समाचार पत्र आपको न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है।
ठीक है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए दिया गया है, विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र जैसा सेंस आ रहा है कि केवल विद्यालय, एकमात्र विद्यालय, तो ये वर्ड हमेशा निगेटिव होते हैं, आपका उत्तर कभी नहीं होगा। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि बच्चे कोरे कागज होते हैं, जबकि एनसीएफ 2005 बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी ईवीएस को जो पढ़ाना है वो उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की बात करता है। उनका परिवेश जब बच्चे 6 साल के होंगे तब वो प्राइमरी में जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिल्ली, कुत्ते, गाय, इन सभी जानवर के बारे में जानते हैं और ये सभी उनके परिवेश का हिस्सा है। तो ये कोरे कागज नहीं है, उनके साथ भी कुछ अनुभव होता है जो कि ले करके वो विद्यालय जाते हैं, क्योंकि परिवेश में जो कुछ भी उन्होंने देखा है वो उनके ईवीएस का ही पार्ट है। और चूंकि ये कोरे कागज नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीज़ें जान रहे होते हैं उन अपने परिवेश के बारे में, तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि सभी बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, कोई एक समान नहीं है, क्योंकि अगर एक समान होता तो सबका अधिगम एक समान होता और आज सब लोग आइंस्टीन होते, सब लोग न्यूटन होते। तो ये विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। एक रैखिक सीखने का मतलब ये हुआ कि आपका प्रोग्रेस लगातार इसी प्रकार से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चे कभी बहुत तेज़ी से सीख रहे होते हैं, एक बार ऐसा आता है कि अधिगम का पठारा जाता है, फिर वो कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं सीख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक रैखिक कभी भी बच्चों का अधिगम नहीं होता है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए यही आपका सटीक उत्तर है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल होता है, यानी पेचदार होता है। विद्यार्थी कभी ऐसे ऐसे भी सीख रहे होते हैं, मतलब कि जो उन्होंने प्रयास किया और जो उनका अधिगम हुआ उनके बीच अगर ग्राफ देखा जाए तो ये सर्पिल ही होगा, यानी कि बच्चे कभी सीख पा रहे हैं, कभी कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये सर्पिलाकार शेप इसको बोला जाता है, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है अपने आप में, वह परिस्थितियों से सीखता है, वह प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। परिस्थिति से कहने का मतलब क्या, कि वह अपने परिवेश और जो इन्वायरमेंट में वो चीज़ों को देख रहा है उसके माध्यम से वो सीख रहा है, ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। और यहाँ पर देखिए ये बोला गया था कि वह यूनिक होता है, तो सारे यहाँ पर जो भी बातें हैं ये ऑप्शन नंबर 4 में पॉजिटिव हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या फिर पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 4, एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। यानी कि जब भी बालक वो डे टू डे जो गतिविधि कर रहा है उसमें कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, उसका दिन प्रतिदिन का कार्य और जो उसमें उन्होंने सर्वोत्तम कार्य किया है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग, और ये एक निश्चित समय में होता है। निश्चित समय क्यों, क्योंकि एक सत्र में मान लीजिए कक्षा 1 में बच्चा है तो कक्षा 1 के लिए अलग पोर्टफोलियो बनेगा, जब वो कक्षा 2 में जाएगा तो कक्षा 1 का टीचर वो पोर्टफोलियो कक्षा 2 वाले टीचर को दे देगा स्टार्टिंग में, ये समझने के लिए कि पिछली कक्षा के दौरान, एक सत्र के दौरान निश्चित समय में उसने कैसा परफॉर्म किया था, ताकि वह आने वाले समय में उस बच्चे पर उसी प्रकार से मेहनत कर सके कि इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इसे कम मेहनत से भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें पहले से वो टीचर जान सके, इसलिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। तो ये एक निश्चित समय में तैयार किया जाता है, एक शैक्षिक सत्र में तैयार किया जाता है, इस वजह से यही आपका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब कि समाज की किसी कुरीतियों को लेकर के अगर कोई बच्चा कक्षा में बात कर रहा है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है, आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग ना करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों, क्योंकि विद्यालय से निकलने के बाद बालक को
उसी समाज का हिस्सा बनना है जिस समाज की कुरीति के बारे में वो बता रहा है कक्षा में। तो एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि कम से कम वो बच्चा उस कुरीति के बारे में एक तरीके से अवेयर हो और अपने समाज में फैले उस कुरीति को और ज़्यादा तरीके से हैंडल कर सके, या फिर समाज के लोगों को इस कुरीतियों के बारे में बता सके, अवेयर और ज़्यादा कर पाए। तो ये विद्यालय की जिम्मेदारी थी, उस पर्टिकुलर शिक्षक की जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी से वो टीचर भाग रहा है पहले विकल्प के अनुसार। ठीक है, क्योंकि आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस पर ध्यान ना दीजिए, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो विद्यालय है वो समुदाय का ही हिस्सा है और समुदाय में निकल करके वो किस प्रकार से परफॉर्म करेगा ये तय करेगा उसका विद्यालय, जिस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। देखिए, हो सकता है कि जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि किसी कुरीति को लेकर के या सामाजिक सांस्कृतिक को लेकर के, तो ये भी तो हो सकता है कि अन्य किसी दूसरे समाज में, किसी दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक में भी इस प्रकार की कुरीति हो उनके संस्कृति में। तो इस प्रकार के अगर मुद्दों को कक्षा में ही अगर सबके सामने हैंडल किया जाता है तो निश्चित तौर पर सभी बालकों को इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में कहेंगे कि बाद में, यानी कि कक्षा के उपरांत, तो जब वो पर्सनली आपसे बात करेगा तो केवल उसी बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कुरीतियों को आप हैंडल कर पाएंगे, जबकि समाज में अन्य एक तरीके से जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं उनमें भी कुरीतियाँ हो सकती है, तो उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपकी जिम्मेदारी कि आप पूरे कक्षा के दौरान इस पर चर्चा विमर्श करें। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे और विद्यालय में इस विषय को ना उठाए। एज ए टीचर आपने क्या रोल अदा किया? कुछ रोल अदा नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप चूंकि बच्चों को समाज के लिए तैयार कर रहे हैं और आपने उसको एक तरीके से माता पिता से पूछने के लिए कह करके आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका सटीक उत्तर होगा। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। जब भी कक्षा में सबके सामने इस बात पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर पूरे कक्षा के अभ्यर्थियों को इससे लाभ होगा और एक तरीके से यहाँ पर अनुभव साझा करने से एक इंटरेक्शन भी होगा, जिसके माध्यम से लेव वाइगोत्स्की ने जो बताया था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। इस तरह बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे और एक ज्ञान का निर्माण भी कर पाएंगे और ये रचनावादी कक्षा का भी एक उदाहरण हो जाएगा। तो सारे पॉजिटिव इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो सके, इसके लिए उन्हें निम्न में से क्या करना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के बाद से आपके मन में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि जब बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाएगा या फिर कहीं पर अगर भ्रमण करके डायरेक्टली वो चीज़ों को देख करके समझेगा तो उसका जो अधिगम होगा वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें और वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से शैक्षिक भ्रमण भी हो रहा है, बच्चे खुद देख रहे हैं चीज़ों को और उसके बाद से जब आप उनको समझाएंगे तो उनका जो समझ है वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम यानी कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से हैं? इस विषय को पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण यानी खोज करने को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? बच्चे को खोज खुद करना है ये बोला जा रहा है, और कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में खोज करना है। पहला विकल्प देखिए, छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब वो बच्चे इस प्रकार के चित्र जैसे टेलीफोन हो गया, चिट्ठी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, तो इनके चित्र जब वो इकट्ठा करेगी तब वो खुद चीज़ों को इकट्ठा कर रही है तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये सब संचार के माध्यम हैं, और उसके बाद से जब उन्हें कैटेगराइज करेगी तो वो सभी चीज़ों को खुद कर रही है। इस वजह से एक्टिवली पार्टिसिपेट होने की वजह से, चूंकि यहाँ पर खोज करने की बात की गई थी, इस वजह से ये पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगी। टीचर अगर वीडियो दिखाती है तो इसमें बच्चा कुछ खोज नहीं कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं और उन पर चर्चा करें। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा अपना अनुभव बताएगा तो वो मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहा होगा, यानी खुद के खोजे गए अनुभवों के बारे में वो बता रहा होगा, तो ये भी पॉजिटिव था। चौथा देखिए, संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाएगी। पावर पॉइंट प्रस्तुत करना यानी पीपीटी कहा जा रहा है, प्रेजेंटेशन करने की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि बच्चे अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के खुद चीज़ों को कर रहे होंगे, और चूंकि यहाँ पर खोज करने की बात की गई थी इस वजह से केवल ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ए और सी इसका सटीक उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य ये है कि छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करने के संदर्भ में। देखिए, अवलोकन करने मात्र से बच्चों में उसके ज्ञान को विकसित नहीं किया जा सकता, बस इतना किया जा सकता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे उस पक्षी, उस चिड़िया के बारे में, ताकि जब वो कक्षा में पढ़ाया जाएगा तब उसे अर्थपूर्ण चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, और जब भी बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो उससे इंटरनली वो मोटिवेट होता है और चीज़ों को अधिक अच्छे से समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा कि इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीमा एक ईवीएस की अध्यापिका है, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डाल करके देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूब गई और प्लास्टिक का चम्मच क्यों तैर रहा है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि अब ये पूछा जा रहा है कि उसने घनत्व के बारे में क्यों बताना नहीं समझ रही है उचित। तो इस वजह से नहीं उचित समझ रही है क्योंकि घनत्व आप जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। मान लीजिए ये एक छोटा सा बक्सा है, इस बक्से में यहाँ पर कुछ अंदर पार्ट रखे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, और एक और छोटा सा बक्सा है जिसमें पार्ट कुछ दूर दूर पे हैं। तो ये बोला जा सकता है कि इसका जो घनत्व है ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट तौर पर रखे गए हैं, ज़्यादा पार्ट्स हैं, और यहाँ पर रिस्पेक्टिवली कम पार्ट्स थे, तो इसका घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को, घनत्व को समझाना चाहिए, ना कि पानी के तैरने के आधार पर। इससे बच्चे जो हैं वो घनत्व का एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेंगे, जो कि सही नहीं होगा, और इसी वजह से बच्चों को वो घनत्व का कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाह रही थी इस तैरने वाले क्रियाकलाप के आधार पर। इसी वजह से देखिए ऑप्शन नंबर 2, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। इस वजह से टीचर झिझक रही थी घनत्व के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के संदर्भ में, क्योंकि घनत्व का कॉन्सेप्ट इस माध्यम से पढ़ाना बच्चों के लिए उचित होगा, ना कि पानी में तैरने वाले क्रियाकलाप के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।